कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, कैसे देखते हैं आप कल से शुरू हो रहे इस संसद सत्र को, और यहां से कितने घिरते हुए मोदी सरकार या एनडीए सरकार को आप देखते हैं? प्रेम कुमार जी। जी जी, शुक्रिया राजीव जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनाने के लिए। और संसद से पहले, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले, सत्र शुरू होने से पहले ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और चुनाव के तुरंत बाद ये सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष की ताकत बढ़ी है, सत्ता पक्ष की घटी है। इसके अलावा भी एक पक्ष होता है जिसकी चर्चा हम लोग भूल जाते हैं, वो है आसन। आसन भी एक बड़ा पक्ष है, बीते दिनों नजर में आया है। तो अब इस बार आसन भी किसी सिंहासन से जुड़ा हुआ मिलेगा, इसके आसार कम है, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है। अगर सिंहासन से प्रभावित दिखेगा आसन, तो विपक्ष ईंट से ईंट टकराने में सक्षम है। ये रुतबा है इस बार विपक्ष का। बड़े बड़े अच्छे स्पीकर्स भी हैं साथ में। इस बार तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं दलित की नुमाइंदगी करने के लिए। महुआ मोइत्रा दोबारा छाती पर मूंग डालने के लिए पहुंची हुई हैं। राहुल गांधी देखें कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आते हैं या किस रूप में आते हैं। और इस तरीके से अखिलेश यादव हैं, उनकी पूरी टीम है 37 सदस्यों की, जो आज तक इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी नहीं थे। तो बिहार से भी इस बार पहले से ज़्यादा संख्या है। महाराष्ट्र की धमक भी रहेगी। तो स्टेट वाइज भी देखा जाए, उत्तर दक्षिण सब मिला के देखा जाए, तो विपक्ष का जो प्रोपोर्शन है बहुत अच्छा है, मजबूत है। देखिए, इस बार सबसे पहला अगर कोई मुद्दा है अभी तत्काल, तो वो छात्र हैं। जो परीक्षार्थी हैं वो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो वो रहेगा ही रहेगा मुद्दा। राहुल गांधी ने गुजरात में गेम टीआरपी अग्निकांड से जो बात करके मुद्दा बनाया है, वो मुद्दा भी रहेगा। राहुल गांधी ने जो मुद्दा चुनाव के तुरंत बाद शेयर घोटाला मुद्दा उठाया, वो मुद्दा भी रहेगा। इसके अलावा पुराने मुद्दे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर अभी चर्चा जिसकी थम गई है, उस पर भी चर्चा होगी। और ईवीएम पर भी चर्चा होगी, जिस पर के 8 लोकसभा सीटों पर, बल्कि 11 है, 8 में भूल रहा, 8 है, तो 8 में लगभग 90 सेगमेंट में फिर से ईवीएम पर हो रही है बात। में उसको गिनती होगी, चेक किया जाएगा, वो सारी बातें। तो इस बीच में एक और जो दिक्कत है सत्ता पक्ष को, सिर्फ विपक्ष से दिक्कत नहीं है। विपक्ष से एक तो मैंने आसन वाली बात कही, तो उस पर 2 बात और जोड़ दूं कि अब आसन ऐसा नहीं कर पाएगा कि राहुल गांधी 45 मिनट भाषण दें और 3 मिनट उनको दिखाया जाए। अब ये नहीं चलेगा। आसन अब ये नहीं कर पाएगा कि विपक्ष की आवाज को म्यूट कर दे, कोई विपक्ष का कोई नेता बोले और वो आवाज को म्यूट कर दे। आसन अब ये भी नहीं कर पाएगा कि बिना चर्चा के कानून पारित हो करा दे और बिना चर्चा के कानून वापस ले ले। ये सारी चीजें भी अब आसन नहीं कर पाएगा। इतनी ताकत विपक्ष ने अर्जित कर ली है, जनता ने विपक्ष को ताकत दी है। इसके अलावा जो सत्ता पक्ष जिन बातों से परेशान है, वो बात दरअसल राहुल गांधी का वो मंत्र है, जिस मंत्र ने अब सब जगह जादू करना शुरू कर दिया है। वो मंत्र है डरो मत। डरो मत के मंत्र ने अब बीजेपी के भीतर भी लोगों को बोलने के लिए, मुखर होने के लिए प्रेरित कर दिया है। आज वसुंधरा राजे बोलती दिख रही हैं कि सुंदर सिंह भंडारी के समय को याद करते हुए कह रही हैं कि वो उंगली पकड़ना सिखाए बहुत लोगों को, हम में से जितने लोग हैं यहाँ, और आज का नेतृत्व है जो उंगली पकड़ना जिसने सिखाया उसका ही उंगली काटता है। तो ये कह करके वो सीधे एक चुनौती पेश कर रही हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने ताल ठोक दी कि उनके पिताजी से बड़ा पॉपुलर नेता देश में कोई है ही नहीं। तो इस तरह की हिम्मत जो आई है, डरो मत, ये अब बीजेपी के भीतर भी डरो मत की आवाज उठ रही है। बीजेपी के जो घटक दल है वो भी डरो मत से प्रभावित है। उनको भी लगता है कि नहीं, जो बोलना है तो बोलना है, चाहे स्पीकर का सवाल हो कि उसमें उनकी बात रखी जाए, या दूसरे सवाल हो, मंत्रालय मांगे जाएं,
या मुद्दे की बात हो, तो इस तरीके से इस सरकार के पास चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं है, चुनौती बीजेपी के भीतर भी है, बीजेपी के सहयोगी दल के साथ भी है, और इसके अलावा बदली हुई परिस्थितियों में अब कोई भी मशीनीकरण तरीके से आप ये नहीं कर सकते कि आपने गांधी जी और दूसरे नेताओं की मूर्ति हटा दी संसद भवन के सामने, तो अब संसद भवन के सामने प्रदर्शन नहीं होंगे, ये नहीं चलेगा, और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होगा। ये बात आज विपक्ष कमर कस चुका है और वो दिखाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपक्ष क्या कुछ करने। जी देखिए राजीव जी, तैयारी तो सत्ता पक्ष को करनी होगी, अपनी सरकार की सुरक्षा की भी और मुद्दों पर विपक्ष के आक्रमण की भी, और इसके साथ साथ अपना गणित बनाए और बचाए रखने की भी, क्योंकि सत्ता का गणित जो है बड़ा नाजुक स्तर पर है, और अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है गणित का यह है, गणित तो है ही, आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो गणित ही है कि ये सत्ता बची हुई है, नहीं तो सत्ता चली गई थी, जनता ने तो एक फैसला दिया था। तो ये गणित बचाने के लिए जेडीयू को साधे रखना है, चंद्रबाबू नायडू को साधे रखना है, दोनों अपने अपने किस्म से कुछ ना कुछ हरकत संकेत लगातार दे रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी उनका जो समर्थन है वो बड़ा अनिश्चित सा है, इसके बावजूद कि वो एनडीए में हैं। तो इस अनिश्चितता के माहौल में अपनी सरकार को वो निश्चितता कैसे प्रदान करेंगे, इसके लिए छोटे छोटे दलों में भी एक भय का भाव पैदा हो गया है, चाहे वो एनडीए के ही क्यों ना हो और चाहे वो एनडीए से बाहर के ही क्यों ना हो। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 240 से 272 करने के चक्कर में हम छोटे दलों को ही शहीद कर दें, तो ये आशंका भी है, ये भी एक हलचल है। देखिए बहुत सारी होती नहीं है, लेकिन उसकी आशंका में बहुत वो पानी जो है हिलता रहता है, तो उस तरह का माहौल है, हर जगह हलचल है, बेचैनी है, और यही इंडिया गठबंधन के लिए एक मारक क्षमता भी देता है कि आप मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज मत करिए और जनता के मुद्दों पर जितनी दूर तक लड़ाई लड़नी हो लड़िए, और इस वजह से इसकी मारक क्षमता एनडीए के लिए एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर सोचा जाए तो वो एनडीए सरकार तो उनके लिए मुश्किल है ही, उनको संघ से चुनौती मिल रही है, उनको भाजपा के अंदर से चुनौती मिल रही है, उनको एनडीए के घटक दल आंखें दिखा रहे हैं, उनको विपक्ष एकदम मानो काट खाने को बैठा है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए तो एकदम से विपरीत परिस्थिति हुई है, और ये जनता ने बनाई है, यही जनादेश है कि डरो मत, जनता ने स्वीकार किया, और डरो सरकार, सरकार को तो जनता से डरना ही पड़ेगा। अगर सरकार जिस दिन जनता से डरना छोड़ देती है वो निरंकुश हो जाती है। तो जनता ने कहा नरेंद्र मोदी को कि डरो, और राहुल गांधी के नारे को स्वीकार किया कि डरो मत। तो ये डरो और डरो मत के बीच ये सरकार घिरी हुई है। बहुत सही कहा प्रशांत टंडन जी ने कि पहली बार देखने को मिल रहा है, सरकार बनी भी नहीं है, बनी इस महीने में नहीं है कि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, और उससे पहले एनटीए के प्रमुख को हटा दिया गया, बड़ा एक्शन हो गया। अब वो नहीं चलेगा कि मणिपुर पर आप चुप रहेंगे, मणिपुर पर आपको तुरंत एक्शन लेना होगा, और ताजा हिंसा जो चल रही है उस पर वहां भी या मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा, और ये अब प्रमुख मांग बनने वाली है, क्योंकि आरएसएस भी कह रहा है कि मणिपुर पर एक्शन लीजिए। तो जिस मणिपुर पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं थे, जिस मणिपुर पर विशेष सत्र बुलाना पड़ा, और उस मणिपुर पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेने के हालात बनने वाले हैं, इसकी पृष्ठभूमि तैयार है, एक्शन लेना पड़ेगा मणिपुर पर। ये है। इसी तरीके से बड़े बड़े मुद्दे जिसको इग्नोर किया जाता है, एमएसपी नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा एमएसपी, भाई अग्निवीर नहीं सुनेंगे, स्क्रैप करना पड़ेगा अग्निवीर। तो ये सरकार पर
अब जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको वापस लेने का, जन सरोकारी होने का दबाव जबरदस्त तरीके से आ गया है और हमें नहीं लगता कि बचने का कोई स्कोप नरेंद्र मोदी सरकार के पास है। उनको ये स्थिति झेलनी होगी और क्योंकि ये स्थिति जनता ने उनके लिए सौगात के तौर पर दी है, क्योंकि उन्होंने बदले में जनता पर बहुत जुल्म किए थे पिछले कार्यकालों में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता और यहाँ से